नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोइज जीके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, नेशनल जीके की अपनी जो सीरीज चली हुई है उसमें आगे हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी जर्नली क्वेश्चन आते हैं और परीक्षाओं में कहीं न कहीं घुमा फिरा के यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक को ध्यान से करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। आप में से बहुत सारे दोस्तों को, बच्चों को ये चैप्टर आता भी होगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आपको इसको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। और इतना आसान चैप्टर है कि आप इजीली एक ही बार वीडियो देखने से आप इसको सारी चीज़ों को समझ जाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर पढ़नी है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे देश का यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो वो है अशोक स्तंभ। सारनाथ में मौर्य वंश का जो राजा है उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था जिसको अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह। तो अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो वो है अशोक स्तंभ। सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ के स्तंभ अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो मतलब तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा अशोक स्तंभ। सारनाथ में अशोक स्तंभ है तो उसी को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने अपनाया है। ठीक है, और ये कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। फिर 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, उस दिन हमने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया था। तो इस बात को ध्यान रखना। तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। कहाँ से लिया गया, सारनाथ से। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या, सत्यमेव जयते। हम बोलते हैं ना भाई, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि जिसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो ये आपने ध्यान रखना। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि सत्यमेव जयते है, वो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन सी है, देवनागरी। दोस्तों आगे देखेंगे, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज जो कि आप में से बहुत सारों ने देखा है, ठीक है, तो जिसके ऊपर केसरिया रंग की एक पट्टी होती है, जो किस चीज़ का प्रतीक होती है, वो जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक होती है। जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक होती है। ऊपर वाली जो पट्टी होती है ना केसरिया रंग की, तो जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक होती है वो। ठीक है, बीच में होती है सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब सत्य व पवित्रता का प्रतीक होती है। ठीक है, तो जो सफ़ेद वाली पट्टी है बीच में, वो किस चीज़ का प्रतीक है, सत्य व पवित्रता का प्रतीक है। वैसे भी सफ़ेद रंग जो है वो सत्य और पवित्रता को ही दर्शाता है। तो आपने इसमें नीचे वाली जो है गहरी हरे रंग की जो पट्टी होती है, वो जीवन, समृद्धि व हरियाली का प्रतीक है। एक तो हरे से हरियाली बन जाएगा, और अगर आपके जीवन में हरियाली है तो हम कह सकते हैं आपका जीवन समृद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों नीचे जो है गहरा हरा रंग होता है, हरे रंग की पट्टी होती है, जो जीवन, समृद्धि व हरियाली की प्रतीक होती है। ऊपर केसरिया होता है, जो जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक होता है। बीच में जो सफ़ेद होता है, जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ, जो तिरंगे झंडे में, राष्ट्रीय ध्वज में, जिसको तिरंगा झंडा भी बोलते हैं, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, या फिर गहरा हरा रंग किस चीज़ का प्रतीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि बताओ, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात कितना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, वो उल्टा करके भी लिख सकता है, चौड़ाई व लंबाई का अनुपात भी पूछ सकता है। और ऐसे नहीं कि रट लिया 3:2। अगर वो पहले लंबाई और बाद में चौड़ाई बोले तो 3:2।
और पहले बोले चौड़ाई फिर बोले लंबाई, तो फिर आपने उल्टा कर देना है। अगर वो उल्टा करके आए तो आप भी उल्टा कर दोगे, ठीक है। 3:2 है तो 2:3 कर देना, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन बनाया झंडे का, वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। तो इस बात को भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने बनाया, मतलब डिजाइन किसने बनाया, तो वो बनाया पिंगली वेंकैया ने। तो ये क्वेश्चन भी जर्नली बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा झंडा, उसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, तो वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है दोस्तों। अब इसकी पट्टी के बीच में नीले रंग के, आपने एक नीले रंग का चक्कर देखा होगा जिसमें जो तिलियों की संख्या होती है, ठीक है, इस तरह का एक चक्कर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उसमें कुछ इस प्रकार से तिलियाँ होती हैं। ये जो टोटल तिलियाँ होती हैं, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 24। किन की संख्या होती है, तिलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। 24 तिलियाँ होती हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है ना, मैंने बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ का अशोक स्तंभ है, ठीक है, उसको हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। तो उसके नीचे आप देखोगे उसके स्तंभ पर एक चक्कर बना हुआ है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, उसके स्तंभ पर क्या बना हुआ है, एक चक्कर बना हुआ है। और वो चक्कर उठा के हमने किस में रख दिया है, अपने राष्ट्रीय ध्वज में रख दिया, जिसमें तिलियों की संख्या कितनी है, 24। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया, यानी कि जो ये रूप अपनाया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था, यानी कि उसका रूप जो बना दिया गया था, वो भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपना लिया था भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, किसने किया था, हंसा मेहता ने। हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। किसने किया था, हंसा मेहता ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है, श्यामलाल प्रसाद गुप्त। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई बताओ, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा जो हमारा झंडा गीत है, ठीक है, उसके रचयिता कौन है, श्यामलाल प्रसाद गुप्त हैं। डिजाइन तो इन्होंने तैयार किया था, लेकिन ये गीत की बात हो रही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। तो प्रसिद्ध झंडा गीत है, उसके रचयिता है श्यामलाल प्रसाद गुप्त, इस बात को ध्यान रखना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। दोस्तों, आपने एक बात और ध्यान रखनी है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया जाता है जब पूरे राष्ट्र में शोक की लहर, कुछ भी मतलब शोक की बात होती है तो राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। जैसे हमारे देश में यदि किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जो वर्तमान में है अभी, ठीक है, तो उनके शोक में जो हमारा झंडा है वो 12 दिनों तक झुका रहेगा। कितने दिनों तक, 12 दिनों तक। और अगर कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री है, पूर्व राष्ट्रपति है या पूर्व उपराष्ट्रपति है, तो उनकी मृत्यु के शोक में जो हमारा झंडा है 7 दिनों तक झुका रहता है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर कोई वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये लोग मरते हैं तो हमारा जो झंडा है वो 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। और अगर पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनमें से किसी की मृत्यु होती है तो फिर 7 दिनों के लिए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है झुका दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपने बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आता है राष्ट्रीय गान। तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय गान जो हमारा है जन गण मन, ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इसकी बात ध्यान रखनी है, इसकी जो अवधि है, यानी कि कितने समय में गाया जाता है, 52 सेकंड में। 52 सेकंड में हमारा राष्ट्रीय गान पूरा हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर अवधि पूछे, समय पूछे, तो आपने बताना 52 सेकंड। अगर इसकी संक्षिप्त अवधि पूछे, संक्षिप्त का मतलब है छोटी अवधि, यानी कि अगर कम समय में गाना हो और हमारे पास इतना समय ना हो तो इसकी कम अवधि रहेगी 20 सेकंड, ठीक है। तो
जो फुल अवधि है वो तो 52 सेकंड है, और संक्षिप्त का मतलब छोटी अवधि वो कितनी है, 20 सेकंड है। ठीक है। जनगण मन की जो मूल भाषा थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखी थी। ठीक है, तो बांग्ला भाषा थी इसकी जनगण मन की मूल भाषा। ठीक है। संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे 2 दिन पहले, 24 जनवरी 1950 को। सर्वप्रथम कब गाया गया, तो ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, और ये उस समय था कांग्रेस का जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन चला हुआ था। कौन सा अधिवेशन था, ये 26वां, ध्यान रखना है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 26वां अधिवेशन था। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। जिनके जो अध्यक्ष थे उस समय कांग्रेस के, वो थे पंडित बिशन नारायण धर, वो इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, 26वां था। नाम क्या था, कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय गान था वो गाया गया था। ठीक है, आगे देखो। फिर 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित तत्वबोधिनी में, 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी प्रकाशित की थी। उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में इसको प्रकाशित किया गया था। किसको प्रकाशित किया गया था, जनगण मन को यानी कि राष्ट्रीय गान को भारत भाग्य विधाता शीर्षक बना के, इसका टाइटल बना के, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 1919 में फिर मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में, ठीक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी में अनुवाद कब हुआ था, 1911 में हुआ था। कौन से किस रूप में किया गया था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में किया गया था। तो ये बात ध्यान रखनी। 1912 में जो तत्वबोधिनी की जो प्रकाशित करी थी किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उसमें किस शीर्षक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, भारत भाग्य विधाता। तो इस तरह के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक तो अवधि बहुत बार पूछी जाती है, इसकी मूल भाषा पूछी जाती है। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा, मतलब ये सारा चैप्टर ऐसा है कि सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। एक भी ऐसा बेफिजूल का यहाँ कोई भी एक भी लाइन नहीं लिखी हुई है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखो दोस्तों। राष्ट्रगान की जो वर्तमान संगीत में धुन बनाने का जो श्रेय, आप देखोगे आज वर्तमान में जो आप राष्ट्रगान की जो धुन सुनते हो ना, उसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। किसको जाता है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। तो आज वर्तमान में जो भी आप धुन सुनते हो राष्ट्रगान की, तो उसको बनाने का जो श्रेय जाता है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। आगे देखो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत कौन सा, वंदे मातरम है। और राष्ट्रीय गान कौन सा है, देखो इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। राष्ट्रीय गान जनगण मन है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। उनके उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया है, उनके उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया था, देखो मैंने यहाँ पर लिखा था कि भाई संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था वो 24 जनवरी 1950, यानी कि पहले तो 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को तो राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, और उस दिन 26 जनवरी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन हमने राष्ट्रीय गीत को, ठीक है, स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों एक साथ याद करने हैं। तो पहले तो राष्ट्रगान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत जो स्वीकार किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखो, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया, ये गाया गया था 1896 में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन था भाई, और ये 12वां अधिवेशन था। रहीमतुल्ला सयानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 12वां संविधान संशोधन 12वां कांग्रेस का अधिवेशन था और कलकत्ता अधिवेशन था। और उस 1896 की ये बात है, 1896 में 12वें कांग्रेस के अधिवेशन जिनके जो अध्यक्ष थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी। उस समय सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को गाया गया था।
राष्ट्रगान को मैं बता चुका हूँ दोस्तों, वो 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, कलकत्ता, देखो दोनों में कलकत्ता अधिवेशन है, ठीक है, एक 12वां और एक 26वां। 1911 में 26वां था और एक 12वां था, ये 1896 में, ये आपने ध्यान रखना। यहाँ पर रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष थे, यहाँ पर कौन थे, बिशन नारायण धर, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये आपने याद रखना है। राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकंड, और संक्षिप्त जो है यानी कि छोटी अवधि कितनी है, संक्षिप्त अवधि है इसकी 20 सेकंड, ये हम कर चुके हैं। संक्षिप्त अवधि कितनी है, 20 सेकंड, कितनी है दोस्तों, 20 सेकंड, तो ये हम कर चुके हैं पीछे। राष्ट्रगीत की जो गाने की अवधि वो कितनी है, 65 सेकंड है, ध्यान रखना 65 सेकंड, या 1 मिनट 5 सेकंड भी आ जाता है दोस्तों, ध्यान से सुनो, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसका तो सबको पता 52 सेकंड, इसमें कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, 1-2% बच्चों को, तो ध्यान रखना है। राष्ट्रगीत को गाने की जो अवधि होती है वो 65 सेकंड होती है, और आपको पता है ना 65 सेकंड में 1 मिनट और 5 सेकंड होती हैं। 60 सेकंड में 1 मिनट होगी ना, तो 65 में से 60 गई, उसकी तो 1 मिनट बन गई, बची 5, तो 5 सेकंड, या तो वो 65 सेकंड दे के आएगा ऑप्शन में, या 1 मिनट 5 सेकंड दे के आएगा, तो ध्यान रखना आपने, तो किसी तरह से भी आ सकता है। तो राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड। राष्ट्रगीत को गाने की जो अवधि है वो है 65 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड। तो भारतीय संसद का कोई भी जब अधिवेशन शुरू होता है, भारतीय संसद का जब अधिवेशन शुरू होता है तो किससे प्रारंभ होता है, वो जन गण मन से, यानी कि हमारे राष्ट्रीय गान से उसका प्रारंभ किया जाता है, और जब अंत किया जाता है यानी कि समाप्ति की जाती है उस अधिवेशन की, तो तब गाया जाता है वंदे मातरम। तब क्या गाया जाता है, वंदे मातरम। यानी कि शुरुआत में तो राष्ट्रगान, जैसे हम स्कूल में जाते थे तो सबसे पहले हम राष्ट्रगान, आप समझते हो, राष्ट्रगान से शुरुआत होती थी। तो भारतीय संविधान के अधिवेशन का जो प्रारंभ है वो जनगण मन, ठीक है, उसके बाद समाप्ति जो होती थी वो वंदे मातरम से होती थी। तो ये ध्यान रखेंगे, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से। अब देखो राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्र कैलेंडर जो आज वर्तमान में हमने अपनाया है वो है गिगेरियन कैलेंडर। गिगेरियन कैलेंडर जो हमारे वर्तमान में हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, गिगेरियन कैलेंडर के नाम से, गिगेरियन कैलेंडर, ध्यान से देखो इसको, गिगेरियन कैलेंडर। ये कौन से, किस चीज़ पर आधारित है, शक पर आधारित है, ये शक पर आधारित है। और ध्यान रखना है, इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। ये देखो, ये है 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके लगभग 10 साल बाद राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया गया, तारीख भी सेम और पूरे 10 साल बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। शक का जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शक का प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत्र। शक का प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत्र, और शक का अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों, तो शक का प्रथम महीना कौन सा होता है, चैत्र होता है, ठीक है, और अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, कभी उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। अब देखो, आपको ये सबको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प यानी कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल या पुष्प कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, या मयूर भी आ सकता है, मयूर है ना, मयूर का मतलब मोर ही तो होता है। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, मोर या मयूर। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, बाघ। कौन सा, बाघ, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाघ ना होके रॉयल बंगाल टाइगर भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर आ जाए, अगर ये नहीं है तो बाघ मिलेगा, इन दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। तो रॉयल बंगाल टाइगर आजकल ये बहुत देते हैं भाई। तो राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि बाघ। 1973 में इसको राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। इससे पहले कौन सा था, शेर था, जो कि 1969 में अपनाया गया था। इससे पहले कौन सा था हमारा राष्ट्रीय पशु, शेर था, यानी कि शेर भी रहा है, शेर अलग है, बाघ अलग होता है, ठीक है। तो पहले था शेर, जो कि 1969 में हमारा राष्ट्रीय पशु बन के आया था, लेकिन फिर राष्ट्रीय पशु बना दिया गया बाघ 1973 में, रॉयल बंगाल टाइगर भी जिसे कहा जाता है। राष्ट्रीय फल कौन सा, आम। हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है, और मैनिगीफेरा इंडिका इसको बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है मैनिगीफेरा इंडिका। ये ध्यान रखना, कई बार इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं भाई। तो राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, आम, मैनिगीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है।
राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। तो राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा हमारे देश का बरगद। कौन सा? बरगद। राष्ट्रीय नदी हो जाएगी गंगा, जो कि 2008 में इसको घोषित किया गया था कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी होगी वो कौन सी होगी? गंगा। और गंगा में जो अशुद्धियाँ हो रही थी उसको 2008 में ये भी निर्णय लिया गया कि हम गंगा को बिल्कुल साफ़ कर देंगे। गंदगी भी बहुत फैलाते हैं ना भाई, तो राष्ट्रीय नदी के रूप में इसको अपनाया गया था गंगा को, क्योंकि लोग इनके प्रति भी जागरूक नहीं थे कि हमारे देश में इतनी बड़ी नदी है, ठीक है, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी जो गंगा नदी है उसको भी लोग पवित्र नहीं है मानते, क्योंकि आप समझ सकते हो प्राचीन समय से इसका हमसे संबंध रहा है, ठीक है, पवित्र नदी है ये, ठीक है। तो राष्ट्रीय नदी गंगा जो कि 2008 में घोषित कर दी गई थी कि ये हमारे देश की राष्ट्रीय नदी होगी। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। गंगा डॉल्फिन। देखो जलीय का मतलब जल के अंदर, और जल गंगा का बहुत पवित्र है और उसी के अंदर डॉल्फिन रहती है, गंगा डॉल्फिन। ये 2009 में घोषित करी गई। 2008 में तो राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया गया और 2009 में घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय विरासत पशु को कौन सा है भाई? हाथी, जो हमें विरासत में मिला है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। तो ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। देवनागरी कौन सी है? देवनागरी। तो हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि कौन सी? देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा? सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। देखो ये रहा, और ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, देवनागरी लिपि ने। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। कौन सा है? हॉकी। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि ये हमारे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से करना है। आप यकीन मानिए यहाँ से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आता है। और ये डेट्स वगैरह बहुत बार पूछ लेते हैं, जैसे कि भाई राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको कब अपनाया गया। तो ये सारी इस तरह के क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान भी हैं और जल्दी समझ में आप आ जाएंगे। इस वीडियो को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जिनको कच्चे याद उनको पक्के याद हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए 1 या 2 क्वेश्चन हर परीक्षा में यहाँ से आ जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।